धीरज साहू जी के द्वारा जिस प्रकार से उनके परिसरों में 300 करोड़ से भी ज्यादा अवैध संपत्ति मिली है, उसकी जांच के लिए और उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए। और हमको लगता है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि केवल इस षड्यंत्र में धीरज साहू ही शामिल नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी शामिल है। और कांग्रेस पार्टी के जो जो लोग बीच में शामिल हैं, उन सब की जांच करके उन पर आपराधिक कार्रवाई हो, इस नाते आज हमने राष्ट्रपति जी के नाम ये ज्ञापन दिया है। जो सत्ता है अपने आपकी भाजपा सरकार है, आपको ज्ञापन देने की आवश्यकता पड़ रही है, तो क्या कारण मानते हैं? नहीं, कारण यह है कि जो क्योंकि ये जो अवैध संपत्ति है, ये अवैध संपत्ति लगातार केवल धीरज साहू का ही काम नहीं है और ये केवल एक दिन का ही काम नहीं है। ये पूर्व में भी जिस प्रकार से इस सोने की चिड़िया कहे जाने वाली देश को इन्होंने लूट लूट कर अपनी जेब में भरने का काम किया है कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, आज उसकी परत दर परत पोल खुल रही है। और ये आज ये अगर संपत्ति पकड़ी भी गई है तो हमारी सरकार में ही पकड़ी गई है। और हमने ज्ञापन इसलिए दिया है कि केवल राज्यसभा सांसद धीरज साहू पर नहीं, ऐसे और लोगों को भी चिन्हित करके जिन लोगों ने इस देश को लूटा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। क्या लगता है कहाँ से आएगी? निश्चित रूप से इस देश की जो घोटाले इस देश में लगातार करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है और जो इस देश की अर्थव्यवस्था को 2014 से पहले अगर हम जाएं, जिस प्रकार की व्यवस्था देश की हालत इन्होंने कर दी थी, घोटालों के द्वारा इस देश की संपत्ति को लूटने का काम किया था। मैं मानता हूं कि ये वही संपत्ति आज अलग अलग इनके कार्यकर्ताओं के पास वही संपत्ति आज जमा है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये हम कार्यकर्ताओं ने मांग की है। नोटबंदी की गई थी कुछ समय पहले, हाँ, उसमें कहा गया था कि काला धन वापस आ जाएगा, फिर भी इस तरह के लोगों पर क्यों नकेल नहीं सकते? लगातार इतना धन इनके पास लगातार कार्रवाई चल रही है, लगातार कार्रवाई चल रही है। कहीं ना कहीं हमारे संविधान के अंदर भी कानून, जो लचीला कानून है, उसका फायदा उठा करके इस तरह के लोग कहीं ना कहीं कानून से बच निकलते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि मोदी जी जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भविष्य में कोई भी बच नहीं पाएगा। चर्चा में हैं पूर्व विधायक अशोक कंसल जी और हमारे साथ श्री मोहन तायल जी, जो कि प्रदेश में भाजपा के उच्च पद पर भी विराजमान है। अभी चर्चा करने वाले हैं कि आज मुजफ्फरनगर में जिला अधिकारी कार्यालय पर आने की क्या जरूरत पड़ गई सत्ता में रहते हुए। आज जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, पेपरों के माध्यम से ही आप लोगों के माध्यम से हम सब लोगों को जानकारी भी है कि झारखंड के एक राज्यसभा सदस्य जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके यहाँ लगभग रात्रि में तो 220 करोड़ और सुबह तक गिनती में 300 करोड़ के आसपास की संख्या उनके यहाँ अवैध धन के रूप में मिली है और वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी शायद पता लगा कि कम स्थान पर ही वो हुआ है। अगर उसको पूरा तरीके से गिनती की जाएगी तो 300 के पार होगी। तो इतनी बड़ी मात्रा में अवैध धन इकट्ठा करना, तो मैं समझता हूँ छोटे व्यक्ति का तो काम नहीं हो सकता और राज्यसभा सांसद भी उसमें इकले इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगे। जहां तक मैं समझता हूँ कि उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे आपका राहुल गांधी हो या अन्य हो अध्यक्ष जी हो उनके, तो उन सब लोगों का भी कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद प्राप्त है, जिस कारण से उन्होंने इतनी मोटी धनराशि इकट्ठा की है और जो वास्तव में देश के संविधान के भी खिलाफ है। तो इस तरह से हमने आज अपने जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय सुधीर सैनी जी के नेतृत्व में एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन देने का काम किया कि ऐसे राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए ऐसे लोगों की, और सदस्यता समाप्त होने के साथ साथ उसकी प्रमुखता से जांच उच्च स्तर पर करा करके कहीं ना कहीं जो भी नेता भी उसमें शामिल है उनके खिलाफ भी और वर्तमान जो सांसद है राज्यसभा उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कंसल जी एक बात बताओ, आपकी प्रदेश में देश में सब जगह सरकार है और ईडी पूर्ण तरीके से अपना काम कर रही है, अधिकारी अपने पूरे स्वतंत्र तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको कहाँ आवश्यकता पड़ी कि आपको मतलब ज्ञापन देने की जरूरत पड़ ऐसा गई? है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब जब कोई भी आपत्ति इस देश के ऊपर आती है, एक तरह से आपत्ति है इतना 300 करोड़ रुपया अवैध धनराशि इकट्ठा करना, ये एक तरह से देश के ऊपर आपदा है। एक तरह से एक तो 10 रुपए के लिए सामान के लिए तरस रहा गरीब आदमी। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई, जो हमारे जिनके हम सब अनुयायी हैं, माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का,
एक सपना भी था कि अंतिम छोर के व्यक्ति को कैसे ऊपर उठाया जाए, उस पर भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकार हो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जागरूक आदमी का ये काम है कि उसके प्रति सचेत रहे। लेकिन वहां पर इतनी तोड़ की बात क्यों होती है मुजफ्फरनगर में? आप देखते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक ही नारा दिया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास उन्हें उस दिन चाहिए जब 5 साल उनके पूरे हो जाते हैं, और सबका साथ सबके विकास के ऊपर ही आज राशन मिल रहा है तो सबको है, आयुष्मान भारत मिल रहा है तो सबके लिए है, अन्य योजनाएं इतनी धरातल पर आज योजनाएं हैं गरीबी को मिटाने के लिए। अभी तक बहुत कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया कि गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटा नहीं पाए, गरीबी को और बढ़ावा दिया। लेकिन वास्तव में गरीबी अगर कहीं मिट रही है तो अब वर्तमान सरकारों के माध्यम से। मोहन जी, सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार को कोई भी किसी तरीके से ये नहीं कह सकता कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, प्रदेश में भी और सेंटर में भी। लेकिन जो लोकल स्तर पे काम हो रहे हैं, क्या उनसे आप सहमत है? मतलब उन पे पाबंदी क्यों नहीं लगी? ये बात समझ में नहीं है कि आप सहमत क्यों नहीं है। नहीं, सरकार पूरे देश में काम कर रही है, प्रदेश में भी काम कर रही है। और देखो, सरकार का काम है कि जन सामान्य को सब सुविधाएं मिले। आज सरकार उसको कर रही है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो गरीब लोग हैं उनको आवास मिला जा रहा है। जिनके पास आवास है और कमजोर स्थिति में है, उसकी छत या दीवारें तैयार की जा रही हैं। जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, वहां हर जल और घर घर जल के माध्यम से एक योजना चली, जल जीवन मिशन के माध्यम से। उसके माध्यम से नलकूप, तालाब और घरों में नल, ये पूरा देने का काम किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से घर घर में टॉयलेट देने का काम किया जा रहा है, जहाँ प्रसाधन की व्यवस्था हो सके। गांव में उसको घर के अलावा कम्युनिटी भी बनाया गया है, सामुदायिक भी बनाया गया है। तो लगातार योजना दी जा रही है। 80 करोड़ लोगों को कोरोना से लेके अब तक और 5 साल और बढ़ा दिए। राशन की गारंटी दी जा रही है, कोई आदमी भूखा ना सोए, किसी के घर कोई बिना छत के ना सोए। और क्या चाहिए आपको? आयुष्मान भारत के माध्यम से जो गरीब लोग अपना इलाज नहीं करा पाते थे, उनको आयुष्मान कार्ड बना करके दिया गया। और क्या चाहिए आपको? किस चीज की कमी आपको महसूस हो रही है? दूसरी बात, आप मुजफ्फरनगर के आसपास की बात कर रहे हो। विकास की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की नहरें देख लो, आप चारों ओर की आप सड़कें देख लो, जो पहले लगातार गड्ढे में थी। किसी सड़क पे काम चल रहा है, कोई सड़क बन चुकी। चाहे बुढ़ाना वाली आप देख लो, चाहे शाहपुर वाली देख लो, चाहे मेरठ और सहारनपुर वाली देख लो, चरथावल वाली पे काम चल ही रहा है आपके वाली रोड पे। तो लगातार सरकार इस तरह के काम कर रही है। शामली से पानीपत खटीमा मार्ग पूरा चल ही रहा है काम। तो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ? जो तोड़ने की बात करते हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती मुजफ्फरनगर में? देखिए, खुल्लम खुल्ला धरने प्रदर्शन हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? उन्हें क्यों इतनी ढील दी गई है? बस आपकी सरकार से किसी को परेशानी नहीं है। आपकी सरकार को, क्योंकि सर समाज के लोग वोट कर रहे हैं, तो सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, सबको उन पर पूरा भरोसा है और पूरा काम भी हो रहा है। सरकार से किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये परेशानी हो जाती है जब जरा जैसी बातों पर खुल्लम खुल्ला आकर तोड़ने की बात की जाती है सड़कों पर, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? देखिए, ये तो आप शायद गलत ही सोच रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होती। समय रहते, चाहे पार्टी का नेता भी कोई क्यों ना हो, चाहे पार्टी का सांसद हो, चाहे पार्टी का विधायक हो, चाहे पार्टी का कोई पदाधिकारी हो, जब कार्रवाई होती है, गलत होता है, तो सरकार या योगी जी या मोदी जी किसी के लिए कोई बर्दाश्त नहीं करते। उन पर कार्रवाई लगातार होती है। और एक बात आपको और बताना चाहूंगा, जिस समय हमारी सरकार बनी थी, आपको ध्यान होगा, सांसद राघव लखनपाल, उन पे झगड़ा हो गया था, जबकि वो उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन उन पे केस आज तक चल रहा है। तो जितनी भी कार्रवाई है वो सबके लिए है। हमारी पार्टी का मूल मंत्र ही 2 है। एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, कि अंतिम जो समाज में व्यक्ति है, अंतिम छोर पर जो खड़ा है, उसको सारी सुविधाएं मिले, एक। और दूसरा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, दलगत राजनीति से और सामाजिक भावना को एक ओतप्रोत करते हुए आज सरकार काम कर रही है। जब से डॉक्टर संजीव बालियान जी 2014 से हमारे सांसद हैं, आप देख रहे होंगे विकास के लिए उन्होंने कितने आयाम जोड़े। यहाँ पर मुजफ्फरनगर को एनसीआर में लाने का उन्होंने काम किया, चारों तरफ एक रिंग रोड बनाने का उन्होंने काम किया। जो हमारा रेलवे स्टेशन है, ये पिछले 100-150 साल से ऐसे ही चल रहा था, उसको नया बनाने का काम उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि आप मुजफ्फरनगर के वासी हैं, अगर इन सब में आपके कोई रिश्तेदार जो बाहर रहते होंगे, तो आपका भी मान सम्मान बढ़ता होगा कि मुजफ्फरनगर में आए तो पहले हालात क्या थे। 6 बजे अगर आए तो 6 बजे के बाद वो आपके घर में जाना हो, किसी के साथ लूट हो गया, पाट हो गया, कहीं थिल्ले लुट गए, कहीं किसान मर गया, कहीं किसी का अपहरण हो गया, उन सब चीजों से आप रात को 12 बजे कहीं घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी सरकार की ही देन है और सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय अशोक कंसल जी ने अभी आपको सब कुछ बताया। तो आज इन सब चीजों को लेकर
अभी आपका एक सवाल हुआ था कि हमारी सरकार है फिर भी हम ज्ञापन क्यों दे रहे हैं। देखिए, सरकार सरकार का काम कर रही है, लेकिन अगर जनता में इस तरह का आक्रोश हो कि पूरे देश के साथ कोई धब्बा लगा हो, तो उसका विरोध करने का जायज है। महामहिम राष्ट्रपति जी वो किसी दल के नहीं है, वो सबके हैं। कोई भी पार्टी हो बनाती है, अपने तरीके से बनाती है, वो चुनाव होकर बनते हैं। तो उनसे ये मांग की गई है कि कांग्रेस की पूरी पार्टी, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे वो खुद हो, एक अकेला व्यक्ति इस इतना बड़ा स्कैम नहीं कर सकता। पूरी पार्टी इसमें शामिल है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और अविलंब उसकी राज्यसभा सदस्य धीरज साहू की जानी चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो धीरज साहू जी कल भाजपा ज्वाइन कर ले, देखिए, वो क्या होगा? सुनो, पार्टी ने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि किसी भी इस तरह के ब्लैकमेलर को या गेम स्कैनर को हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन कराया हो। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राम राज्य की तरह चलती है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये सोचता है कि जनता तक सरकारी योजना पात्र तक जानी चाहिए और उसका कोई ना कोई उनको लाभ मिलना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी है श्री मोहन जी ने। अब बात करते हैं, आपने 2014 की बात करी, सांसद जी की बात करी। जो सांसद की बात आती है 2024 की बात होनी जरूरी है। 2024 में पूरा जिला जानना चाहता है कि लोकसभा प्रत्याशी कौन हो। देखिए, ये तो पार्टी का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है। पार्टी जिसको आदेश करेगी वो चुनाव लड़ेगा। पिछली बार 2 चुनाव हमारे डॉक्टर संजीव बालियान जी लड़ चुके और आगे पार्टी जिसको भी अवसर देगी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम सब कार्यकर्ता हैं। ये निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है। वो निर्णय करके हमें जैसा भी आदेश करेंगे वैसा हम लोग काम करेंगे। आपने भी काफी मेहनत कर ली है, पार्टी में काफी समय से लगे हुए हैं। लोगों में चर्चा है कि अब की बार हो सकता है कि आपका टिकट हो जाए। देखिए, मेरे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पार्टी में काम करते हैं और उन सब की ही मेहनत है कि आज पार्टी 2 सांसदों की पार्टी होने के बजाय पूरा वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। और पार्टी के सब कार्यकर्ताओं का अधिकार है अपने पद के लिए या अपने टिकट के लिए या अपने बढ़ने के लिए पार्टी से आवेदन करें। लेकिन ये निर्णय पार्टी का ही होता है, अंतिम निर्णय पार्टी का होता है, नेतृत्व का होता है कि वो किसको अवसर दे, पद के लिए या टिकट के लिए। वो जैसा भी पार्टी का आदेश होगा वैसा होगा। थैंक यू शार्लेट में चर्चा के लिए। श्री मोहन जी ने और अशोक कंसल जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी और साथ साथ ये भी कह दिया कि 2024 का जो प्रत्याशी होगा वो कमल का फूल होगा और जिस पर पार्टी विश्वास जताएगी, पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाकर भेजेगी, उसी के लिए सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी काम करेंगे। लेकिन श्री मोहन जी ने यह भी कहने में कोई चूक नहीं करी कि अगर आज हम यहाँ पर ज्ञापन लेकर आए हैं तो उसकी मजबूरी नहीं है, सिर्फ उसका यह है कि एक लोगों को दिखाना है कि अंदर क्या चल रहा है, उसको बाहर तक उजागर करना था। उसी वजह से यहां तक आना पड़ा और एक राष्ट्रपति महामहिम के लिए जो ज्ञापन दिया गया है यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट को दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मुजफ्फरनगर में आप देख रहे हैं, कैमरामैन समीर मलिक के साथ अर्शद राणा की मुजफ्फरनगर कचहरी से एक खास रिपोर्ट।